देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर में अगर तो देखो Yes, ma'am. हम लोग ठीक है, देखो बजट कॉस्टिंग कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 4 जो है उसका एक ही पॉइंट किया था, जो था हम लोग का प्रोडक्शन बजट। ठीक है, इसके बाद बाकी पोर्शन मैंने इलस्ट्रेशन 4 का होमवर्क दिया था और साथ ही साथ मैंने बोला था ये कुछ क्वेश्चन हम लोग चाहो तो खुद से करके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी इलस्ट्रेशन 4 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 4 का ही कंटिन्यूएशन चलेगा। अच्छा, हम लोगों ने ये पहला पैरा जो है यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीशन कर लिया था। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है। ये क्वेश्चन ये था कि हम लोगों का यहाँ पर एक कंपनी है जो कि सिंगल प्रोडक्ट बनाती है और उसका 4 क्वार्टर का हमें सेल्स का डेटा एस्टिमेटेड डेटा दिया हुआ था। फिर यहाँ पर बोला है कि देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 10,000। बोल रहा है कि जो रॉ मटेरियल यूज करके ये प्रोडक्ट बनेगा उसका ओपनिंग स्टॉक मतलब पहले से वो रॉ मटेरियल हमारे पास है 10,000 kg एंड द क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड एट 5,000 kg। और बोल रहा है कि इनका डिसीजन ये है कि हर क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल ये लोग बचा के रखेंगे जिसका क्वांटिटी इन्होंने 5,000 kg बता रखा है। ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। बोल रहा है एक यूनिट फिनिश गुड्स को रेडी करने में 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए इनको। ठीक है, कंपनी प्रपोजेस टू परचेज द एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर। अच्छा इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले ये जो पैरा दिया है ना ये रॉ मटेरियल के बारे में दिया है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना चाहिए इनको। और नेक्स्ट देखा है यहाँ पर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अभिजीत। Good evening, ma'am. तो अब ये रॉ मटेरियल का डेटा दिया है तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और बोला है कि रॉ मटेरियल का कंजम्पशन क्या है तो उतना। देखो अगर हमें परचेज बजट बनाना है जो कि इस क्वेश्चन का नेक्स्ट इस क्वेश्चन में जो सेकंड वाला क्वेश्चन हमें पूछा है वो यही पूछा है कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाओ, मतलब कितना रॉ मटेरियल हमें परचेज करना चाहिए। तो रॉ मटेरियल अच्छा कंजम्पशन बजट बोला है कि परचेज बजट, पहले देख लेते हैं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बोला है इन यूनिट, मतलब हमें कितने रॉ मटेरियल का कंजम्पशन का जरूरत होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो पैरा है ये हमें कंजम्पशन के बारे में ही बताया है कि 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो जस्ट इतने से पैरा पे हम लोग ये वाला पॉइंट को कर सकते हैं। ठीक है, जो पूछा है देखते हैं, देखो क्या बोला है यहाँ पर। पहले हेडिंग बनाते हैं सेकेंड वाला, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। पहले हम लोगों को कंजम्पशन बजट बनाना है। ठीक है, कंजम्पशन बजट मतलब जो रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा उसमें से कितना यूज होगा, खरीदने वाला बजट नहीं, उसको बोलते हैं परचेज बजट। पहले हमें रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाना है जो कि हमें बस इतने से लाइन से पता चलता है कि कंजम्पशन कितना होने वाला है। ठीक है, अब हमें कंजम्पशन कैसे निकालना पड़ेगा, 4 क्वार्टर के बेसिस पे। तो हम यहाँ पर 4 क्वार्टर्स लिख लेते हैं, Q1, 2, 3 और 4 पर्टिकुलर्स। अच्छा कैसे कंजम्पशन बजट निकालेंगे, जितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उतना रॉ मटेरियल का जरूरत होगा। तो यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड, यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड, कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड होगा पर
क्वार्टर में। देखो कितना कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड होगा पर क्वार्टर में, जो कि हमें यहाँ पर ही दिया हुआ है। ये देखो जितना सेल करेंगे उतना यूनिट तो हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हाँ, उसके पहले हम लोग तो प्रोडक्शन बजट लास्ट दिन बनाए थे ना, कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ये देखो, ये तो सिर्फ सेल यूनिट दिया हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन बजट क्या होता है? प्रोडक्शन बजट का मतलब जो सेल करेंगे वो तो प्रोडक्शन करना ही है, जितना क्लोजिंग स्टॉक में रखेंगे वो भी प्रोडक्शन करना है। लेकिन अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में सेम चीज है तो हमें उतना कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ये वाला है। ये देखो यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड जो हम लोगों ने लास्ट दिन कैलकुलेट किया था। तो यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड क्वार्टर 1 में है 31,500, क्वार्टर 2 में है 38,250, 38,250। अच्छा, और क्वार्टर 3 में है 42,000, 48,250, 42,000 और 48,250। इतना हमें प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा। तो इतने प्रोडक्शन के लिए कितना रॉ मटेरियल का कंजम्पशन होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लोग को पता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट में रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, जो कि हमें पूरे यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है 2 kg करके। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 kg, 2 kg, 2 kg, फिर यहाँ पर 2 kg। अब यहाँ पर लिखते हैं टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना होगा? अगर हम इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी, तो ये मेरा आंसर कैसे आएगा? ये आंसर आ जाएगा टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन ए इंटू बी। एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए, तो 31,500 यूनिट रॉ मटेरियल, 31,500 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में कितने रॉ मटेरियल का जरूरत होगा? 31,500 इंटू 2, 63,000, 63,000 kg। ठीक है, 63,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल का जरूरत होगा। 38,250 इंटू 2, तो यहाँ पर हो जा रहा है हम लोग का 76। हाँ बोलो। मैम आंसर बता रहे थे। अच्छा, आवाज ना कट रहा है, नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ बोलो। आंसर 84, उसके बाद 96,500। अच्छा 96,500। और यहाँ पर टोटल का भी एक कॉलम बना लेते हैं। टोटल, टोटल किस चीज का कॉलम बनाएंगे? ये वाला टोटल, की टोटल कितना रॉ मटेरियल का जरूरत हो रहा है। 84, 96,500 प्लस 76,500, 63,000, 3,20,000 टोटल रॉ मटेरियल का कंजम्पशन होगा। ठीक है, टोटल इतने रॉ मटेरियल का कंजम्पशन होगा, 3,20,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल का जरूरत होगा इस प्रोडक्शन के काम में। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट देखो, ये हम लोगों का निकल गया रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। ठीक है, इसके बाद हमें कौन सा बजट बनाने बोला था? देखो इसके बाद हमें बनाने बोला है रॉ मटेरियल परचेस बजट, जिसका क्वांटिटी और वैल्यू दोनों में हमें प्रिपेयर करके देना है। रॉ मटेरियल परचेस बजट, रॉ मटेरियल परचेस बजट। टोटल कितना है? टोटल 320 है। गलत है शायद। गलत है? नो मैम करेक्ट है 3,20,000। अच्छा 320, हाँ मुझे भी तो लग रहा है करेक्ट है। देखो शायद तुम्हारा टोटल में कुछ गलत हो गया है। करेक्ट ही है, देख लो एक बार, शायद कुछ गलत लिख दी है। चेक कर लो एक बार। यस मैम 3,20,000। 320,000। हाँ मैम ठीक है। अच्छा,
देखो रॉ मटेरियल परचेज बजट, अब परचेज बजट हमें ये पता करना है कि मार्केट में जाके जो रॉ मटेरियल खरीदेंगे वो हमें कितने क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा, यानी कितना किलो, क्योंकि इसका यूनिट हमें किलो में दिया हुआ है, तो कितना किलो खरीदेंगे। सबसे पहला बात है जितना किलो का यूज होगा उतना किलो तो खरीदेंगे, क्योंकि मैंने देख लिया है कि जो प्रोडक्शन करेंगे उसमें मुझे 3,20,000 का रॉ मटेरियल का जरूरत होगा, तो उतना तो खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बजटेड कंजम्पशन और रॉ मटेरियल 3,20,000 kg, इतने रॉ मटेरियल मुझे खरीदने ही पड़ेंगे। प्लस अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक में कोई रॉ मटेरियल रखने का जो है डिसीजन है तो वो भी मुझे एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, जो कि इस लाइन में बोला था। ये देखो, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एट, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है 5,000 kg। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5,000 kg, ठीक है। माइनस कर देंगे, अगर मेरे पास पहले से ऐसा मतलब मुझे इतना टोटल खरीदना है, देखो मेरे हिसाब से मुझे खरीदना है 3,25,000 का रॉ मटेरियल, लेकिन मेरे पास पहले से अगर सेम रॉ मटेरियल 10,000 किलो है तो हम 10,000 कम परचेस करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 kg, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3,15,000, ठीक है। तो ये हो गया मेटेरियल टू बी परचेस्ड, मेटेरियल टू बी परचेस्ड, ठीक है। अच्छा, ये मेरा आंसर आ गया रॉ मटेरियल बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी। लेकिन देखो एक बात कि जैसे मैंने यहाँ पर क्वार्टर वाइज निकाला था कंजम्पशन बजट, लेकिन मैंने परचेज बजट को ना क्वार्टर वाइज नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ये क्वार्टर वाइज निकल ही नहीं सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि कंजम्पशन तो मेरे पास क्वार्टर वाइज है, लेकिन ये जो ईयर एंड में क्लोजिंग स्टॉक है इसका क्वार्टर वाइज मुझे नहीं पता कि कितना रखना है, और ओपनिंग स्टॉक जो है इसका भी मुझे क्वार्टर वाइज नहीं पता, इसीलिए इसको मुझे टोटल में निकालना पड़ा। हम इसे क्वार्टर वाइज नहीं निकाल सकते, तो ये टोटल करना जरूरी है। ये टोटल नहीं किए बिना यहाँ पर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर नहीं करोगे तो यहाँ करना पड़ेगा, एक ही बात है, लेकिन ये टोटल हमें मस्ट है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास निकल गया रॉ मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी। अब हमें करना है रॉ मटेरियल परचेज बजट इन वैल्यू। सेम इसी क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 3 में नेक्स्ट हमें बोला है रॉ मटेरियल परचेज बजट इन वैल्यू, रॉ मटेरियल परचेज बजट इन वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है कि क्वांटिटी इनटू रुपीस करने से हमें वैल्यू पता चलेगा। मतलब जो रॉ मटेरियल हमें परचेस करना है उसका वैल्यू यानी रुपीस में उसका आंसर क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट इसके बाद पढ़ना पड़ेगा। कंपनी प्रपोजेस टू परचेस the entire annual requirement of raw material in the first 3 quarter in the proportion and the prices are given below। बोल रहा है कि कंपनी का क्या प्रोपोजल है। कंपनी बोल रही है पूरे ईयर में जितना एनुअल रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल का, जो कि है 3,15,000 पूरे साल भर का है, वो पूरे 3,15,000 को कैसे परचेस करेगी। बोल रही है कि 3 क्वार्टर में ये लोग परचेस करेंगे। फर्स्ट क्वार्टर में 30%, उसके बाद 50%, उसके बाद 20%, मतलब टोटल 100% को इस तरीके से जो है परचेस किया जाएगा, ठीक है। और जब 30% परचेस किया जाएगा तो पर किलो 2 रुपीज करके मिलेगा। जब 50% लिया जाएगा तो पर यूनिट पर केजी 3 रुपीज करके, और यहाँ पर केजी 4 रुपीज करके मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें परचेस बजट का वैल्यू भी मिल जाएगा। देखो कैसे करके होगा। यहाँ पर पहले हमें लिखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन को कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। देखो हम लोग परचेज का जो वैल्यू निकालेंगे वो क्वार्टर वाइज निकालेंगे, क्योंकि हम लोग रियलिटी में क्वार्टर वाइज परचेज करने वाले हैं, 3 क्वार्टर में, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, और यहाँ पर मैंने लिख दिया थर्ड। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट, परसेंटेज ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है? बोल रहा है कि देखो 30% फर्स्ट क्वार्टर में खरीदना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 30%, फिर इसके बाद कितना है 50 और 20%, ठीक है। 50 और 20%, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब क्वांटिटी निकाल लेते हैं। क्वांटिटी
ऑफ मटेरियल। तो अगर 30% लेना है तो कितना परचेस करना पड़ेगा? टोटल परचेस कितना है? टोटल परचेस है हम लोगों का 3,15,000। 3,15,000 एनुअल रिक्वायरमेंट का 30% लेना पड़ेगा फर्स्ट क्वार्टर में। 3,15,000 का 50% लेना पड़ेगा सेकेंड क्वार्टर में एंड 3,15,000 का 20% लेना पड़ेगा थर्ड क्वार्टर में। ठीक है, अब देखते हैं ये कितना आ रहा है। 3,15,000 इंटू 30%। मैम 94,500। अच्छा 94,500। 50% यानी डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं और इसके बाद 6300। 63। और ये सब टोटल करने से 3,15,000 ही आना चाहिए, क्योंकि देखो 30, 50, 20 100% हो रहा है, तो इसका टोटल भी हम लोग का 3,15,000 ही आना चाहिए, क्योंकि पूरा कवरेज किया जा रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार, हो जाएगा। 3,15,000। हाँ 3,15,000। ठीक है, अब रेट, रेट पर केजी ये 2 रुपीज करके मिलेगा, ये 3 रुपीज करके मिलेगा और ये वाला 4 रुपीज करके मिलेगा। तो देखते हैं अमाउंट या वैल्यू, जो भी लिखो, अमाउंट कितना हो जाएगा। तो 94,500 इंटू 2, 157,500 इंटू 3 और 63,000 इंटू 4। देखो कितना होता है। 252। 4,72,500। 1,89,000। 1,89,000 टोटल। नाइन 13,500। देख लो एक बार, 9,13,500 रुपीज। ठीक है, तो परचेज बजट इन रुपीज, ठीक है, मतलब इन वैल्यू में हमें मिल गया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा था इस क्वेश्चन में। यहाँ तक का पैरा भी हम लोगों ने कर लिया। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर पूछा है कि प्राइस्ड स्टोर लेजर कार्ड ऑफ द रॉ मटेरियल यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। हम समझाते हैं, हमें क्या करना है, एक लेजर बनाना है, लेकिन लेजर का फॉर्मेट कैसे होगा जो तुम लोग टी शर्ट में करते हो वैसा नहीं, स्टोर लेजर। मतलब स्टोर में जो लेजर मेंटेन होता है, स्टोर में जो लेजर मेंटेन होता है उस बेसिस पे हमें बनाना है। किस बात का लेजर? ये रॉ मटेरियल का लेजर। ठीक है, जो रॉ मटेरियल यूज होगा, और यूज कैसे होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो पहले आएगा वो पहले यूज होगा। जैसे मान लो कि मैंने ये दो रॉ मटेरियल खरीदा 12 रुपए का, 15 रुपए का। ठीक है, ये कब खरीदा मैंने? ये खरीदा है मान लो 1 अप्रैल को। उसके बाद मैंने फिर से रॉ मटेरियल खरीदा, एक 10 रुपीज वाला, एक 15 रुपीज वाला और एक 19 रुपीज वाला। ये मैंने खरीदा है मान लो 5 अप्रैल को। ठीक है, इसके बाद 7 अप्रैल को मुझे ये रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में सेंड करना है। ठीक है, इशू करना है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या बोल रहा है? जो पहले आया उसे पहले निकालो। अब मान लो 17 अप्रैल को मुझे करना है फैक्ट्री में मटेरियल को इशू। ठीक है, कितना क्वांटिटी इशू करना है? मान लो हमें क्वांटिटी इशू करना है, सपोज की 30 केजी। ठीक है, तो मैंने 12 केजी, 15 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 19 केजी ऐसे रॉ मटेरियल खरीदा था। अगर मुझे 30 केजी रॉ मटेरियल फैक्ट्री में भेजना है, हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहे हैं, तो पहले मुझे कौन सा भेजना पड़ेगा? 12 केजी। फिर उसके बाद कौन सा? 15 केजी। जबकि 12 और 15 मिला के 30 नहीं हो रहा है, 27 हो रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग 10 केजी में से 3 केजी को सेंड कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा बचा हुआ रॉ मटेरियल यहाँ पर 7 हो जाएगा, बाकी ये दोनों जैसा था वैसा ही रहेगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब सिंपल सिस्टम है, जो स्टॉक पहले आ रहा है उस स्टॉक को पहले आउटफ्लो करना है। ठीक है, जब भी स्टॉक का रिक्वायरमेंट होगा पुराने स्टॉक को पहले आउट करना है। अब यहाँ पर ये चीज कैसे एप्लीकेबल होगा, देखो 4th नंबर पॉइंट।
इसके लिए ना थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए होगा, तो तुम लोग को छोटा छोटा करके लिखना होगा। हम तो यहाँ पर साइड में ऐसे बोर्ड का जो है मेरा स्पेस मिल जाता है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा स्पेस ना मुझे यूज करना पड़ेगा इधर से लेके इधर तक, तो उतना छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा, उस हिसाब से तुम लोग लिखो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स। अच्छा, यहाँ पर ना पहले लिख लेते हैं प्राइस, प्राइस स्टोर लेजर कार्ड, प्राइस स्टोर लेजर कार्ड ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रैकेट में लिख देते हैं फीफो मेथड से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्या क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट लिखेंगे केजी, फिर रेट, फिर वैल्यू या अमाउंट। अच्छा, ये हम लोग का फर्स्ट क्वार्टर के लिए होगा। ऐसे करके हमें 4 क्वार्टर का लिखना पड़ेगा। ये मेरा हो गया फर्स्ट क्वार्टर का डेटा, ठीक है। ये मेरा बन गया फर्स्ट क्वार्टर का डेटा। अब मुझे बनाना पड़ेगा सेकेंड क्वार्टर का। सेकेंड क्वार्टर का, सेकेंड क्वार्टर में भी सेम तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स और नहीं लिखेंगे, इसी का यूज कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वार्टर में मेनली मुझे जो लिखना है दैट इज केजी, रेट और वैल्यू, ठीक है। केजी, रेट और वैल्यू। केजी का जगह थोड़ा ज्यादा रखो, रेट का जगह कम रखने से भी होगा। रेट तो 2 3 ऐसे करके हम लोगों का, ये केजी वाला जो जगह है वो ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें वैल्यू हमारा ज्यादा होगा। और यहाँ पर थर्ड नंबर पे फिर से वही केजी, रेट, वैल्यू। फिर फोर्थ नंबर पे केजी, रेट और वैल्यू। अब देखो कैसे करके इसको फिलअप करेंगे। हम लोग को बोला है कि कैसे करके रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हो रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो रॉ मटेरियल में हमें क्या बोला था, देखो ओपनिंग, ये देखो ये लास्ट वाला पैरा पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ के बताते। देखो यहाँ पर बोला है द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 20,000। बोल रहा है कि रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है वो है 20,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग। अच्छा, फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि हम लोग क्वार्टर वाइज कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर में कितना रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है, ये देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 10,000 किलो, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्या दिया हुआ था ये भी बता देते हैं। देखो ये किस चीज का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। 20,000 रुपीज यानी कि वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये रुपीज में आंसर है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेकिन ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये जो 10,000 किलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है उसका वैल्यू है 20,000 रुपीज, ठीक है। तो जब हम लोग रॉ मटेरियल का कंजम्पशन लिखेंगे तो पहले हम लोग अवेलेबिलिटी लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग, अगर हमारे पास कुछ बैलेंस है तो, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस 10,000 केजी, जिसका वैल्यू है 20,000। तो मुझे बोलो इसका रेट कितना होगा। अगर 10,000 केजी रॉ मटेरियल है ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसका वैल्यू 20,000 है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मुझे रेट बता सकते हो कि रेट कितना है इसका। मैम ₹2। हाँ, ₹2 इसका रेट है। डिवाइड करने से ही पता चलेगा। अगर 10,000 किलो का दाम 20,000 रुपया है तो 1 किलो कितना हो जाएगा, ₹2 करके। अच्छा, अब हम लोगों ने परचेज किया है रॉ मटेरियल। फर्स्ट क्वार्टर में हमें कितना रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, ये देखो परचेस बजट 94,500 जो हमें ₹2 करके मिलेगा। 94,500 जो हमें ₹2 करके मिलेगा, और उसका वैल्यू कितना होगा यहाँ कैलकुलेट किया हुआ, यहाँ से देख के ही लिख लेंगे 1,89,000। तो यहाँ पर लिख लिया 1,89,000, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर में जब इन्होंने फिनिश्ड गुड्स बनाना स्टार्ट किया तो ओपनिंग बैलेंस में इतना रॉ मटेरियल था और परचेज इतना रॉ मटेरियल का किया, तो टोटल कितना रॉ मटेरियल था। टोटल रॉ मटेरियल देखते हैं, इनके पास था अच्छा ये फीफो में, अच्छा टोटल कर भी सकते हैं, रेट तो सेम है, ये रहा 0 0 और यहाँ पर कर देते हैं 5 4 और ये हो गया
4500 का था, इसमें से कंजम्पशन कितना हुआ फर्स्ट क्वार्टर में, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कितना हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट में जाएंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में कंजम्पशन होगा 63 केजी, ठीक है, 63 केजी का कंजम्पशन होगा। तो अगर 63 केजी का कंजम्पशन होगा तो 10,000, देखो हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं, तो 10,000 तो पूरा ही ले लेंगे और 94 5,000 से बाकी हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये कंजम्पशन का पैटर्न कैसे लिखोगे, फीफो कर रहे हैं तो 10,000 वाला पूरा ले लेंगे और 94 5,000 से कितना लेना पड़ेगा, 60,000 को कंप्लीट करने के लिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल देके समझाया ना, उसी के बेसिस पे बोलो 63,000 केजी मुझे कंजम्पशन करना है, तो हम फीफो फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले ये ओपनिंग बैलेंस का जितना भी रॉ मटेरियल है पूरा कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन उससे तो 63,000 नहीं बन रहा है, 53,000 और भी लेना पड़ेगा, जो कि हम लोग ये 94 5,000 से ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर और 53,000 ले लेंगे, वैसे दोनों का रेट ही यहाँ पर 2 रुपीज करके है, तो ये हो जाएगा मेरा 20,000 और ये हो जाएगा 1,06,000, ठीक है, ये हो जाएगा 1,06,000। तो बचेगा कितना, ये कंजम्पशन हो गया। कंजम्पशन होने के बाद हम लोगों के पास कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक बचेगा और उसका रेट क्या होगा और उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो बैलेंस, तो 10,000 तो पूरा ही यूज हो गया, 94 5,000 में से 53,000 यूज हो गया, बचा कितना, 94 500 में से अगर 53,000 यूज हो गया तो बच रहा है 41,500, उसका रेट क्या होगा, जो रेट ये 94 500 का है यानी कि 2 रुपीज, तो इंटू 2 करके देख लो कितना आता है, 83,000। इसको वैल्यू को बैलेंस करने से भी सेम ही दिखेगा, 20,000 प्लस 1,89,000 माइनस 20,000 माइनस 1,06,000, 83,000, ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा अब देखो, अब जब हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में जा रहे हैं, ठीक है, अब जब हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में जाएंगे तो हम लोग का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, बोल सकते हो ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के बेसिस पे बोलो, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में जा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा। मैम लास्ट क्वार्टर Q1 का क्लोजिंग बैलेंस 41,500। हाँ 41,500 जो हम लोग का लास्ट क्वार्टर का क्लोजिंग था वही नेक्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग होगा, रेट जो दिख रहा है वही रहेगा 83,000। अब हम लोग चेक करेंगे क्या हम लोग इस क्वार्टर में कुछ परचेस कर रहे हैं, परचेस बजट पे चलते हैं, हाँ परचेस कर रहे हैं 1,57,500 3 रुपीज करके, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,57,500। हम यहाँ ना एक लाइन लगा देते हैं ताकि समझ में आ जाए, तुम लोग पूरा इसको एक टेबल फॉर्मेट में कर सकते हो। 1,57,500 3 रुपीज करके, तो इसका वैल्यू हो रहा है 4,72,500, 3 रुपीज करके तो 4,72,500, ठीक है। अब हमें कंजम्पशन कितना करना पड़ेगा, इसका टोटल अगर नहीं भी करोगे चलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बोला था, अगर तुम लोग टोटल नहीं करते हो तो भी चलेगा। अब देखो कंजम्पशन कितना करना है, सेकेंड क्वार्टर में कंजम्पशन होगा 76,500, ठीक है। तो अगर 76,500 कंजम्पशन होगा तो ये वाला स्टॉक तो पूरा कंज्यूम करना पड़ेगा, 41,500 2 रुपीज वाला यानी 83,000 रुपीज का, और बाकी वैल्यू को फुलफिल करने के लिए और कितना हमें कंज्यूम करना पड़ेगा, 1,57,500 में से हमें चाहिए 76,500, ठीक है। तो चेक करो 35,000, हाँ माइनस करने से हो जाएगा 35,000, मेरा कैलकुलेटर, हाँ ये देखो कैसे होगा, हमें टोटल कंजम्पशन चाहिए 76,500 का, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने फुलफिल करवा लिया है ओपनिंग स्टॉक से, देखो 41,500 का, ठीक है, 41,500 का, तो बचा कितना 35,000, 35,000 हमें और चाहिए ताकि हम लोग पूरा कंजम्पशन को फुलफिल कर पाए। अब ये तो पूरा खाली हो गया, तो इसमें से 35,000 लेंगे जो कि 3 रुपीज करके है रेट, तो यहाँ पर हो जाता है 1,05,000,
ठीक है। अच्छा अब बचेगा कितना, सिंपल, ये तो पूरा खत्म हो गया, ये तो पूरा खत्म हो गया, ये तो नहीं बचा है, इसमें से कितना चला गया 35,000, बाकी अमाउंट बचेगा। और चाहो तो बैलेंस भी करके देख सकते हो। 1,57,500 में से अगर हम लोग 35,000 लेस कर देते हैं तो 1,22,500 रुपीज का स्टॉक बचता है रॉ मटेरियल का, जिसका रेट कितना होगा, जिस रेट का माल बचा हुआ है यानी 3 रुपीज वाला, तो ये हो जाएगा 3,67,500। ठीक है, 3,67,500 हो जाएगा। अगर तुम लोग इसको माइनस भी करोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग फिर से सेम चीज करेंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 3 रुपीज करके, 3,67,500। ठीक है। अच्छा अब क्या इस क्वार्टर में हम लोग कुछ परचेस करने वाले हैं? हाँ, हर एक क्वार्टर में कुछ ना कुछ परचेस तो हुआ ही है। तो ये देखो थर्ड क्वार्टर में परचेस हुआ है हम लोगों का 63,004 रुपीज करके, 63,004 रुपीज करके, और इसका वैल्यू आया था 2,52,000। अच्छा अब कंजम्पशन कितना होगा यहाँ पर देखते हैं। कंजम्पशन बोला है 84,000। ठीक है, 84,000। तो 84,000 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,22,500 में से ही हम लोग 84,000 का इशू कर सकते हैं, मतलब ये स्टॉक में हाथ लगाने का जरूरत ही नहीं है, इंटू 3। तो 84 इंटू 3 कितना होता है? 84 इंटू 3 हम लोग का हो जाता है 2,52,000। ठीक है, तो बचेगा कितना स्टॉक देखो, 1,22,500 में से हम लोगों ने इशू किया है 84,000 या फिर यूज किया है, तो इसी में से बचा हुआ है 38। ये तो कंजम्पशन वाले जगह पे लिख दे रहे हैं शायद हम। हाँ, ये बैलेंस वाले जगह पे लिखना पड़ेगा। अच्छा तो एक काम करते हैं, कैसे लिखे इसे, 84,000 तो मैंने यहाँ पर माइनस करके दिखा दिया, यहाँ बैलेंस वाले जगह पे लिखेंगे। ठीक है, क्या बच रहा है, तो बचेगा क्या, 38,500 का स्टॉक 3 रुपीज वाला, और 63,000 वाला पूरा ही बच गया 4 रुपीज करके। ठीक है, तो ये तो वैल्यू हम लोग को दिख ही रहा है, 2,52,000 ही होगा। और ये इंटू 3 करने से पता चल जाएगा कितना होगा। तो इंटू 3 करने से ये हम लोग का आ रहा है 1,15,500। ठीक है, 1,15,500 यहाँ पर वैल्यू आ रहा है। तो बैलेंस ये दो दो तरीके का स्टॉक अभी बचा हुआ है इस क्वार्टर में। ठीक है, मतलब थर्ड क्वार्टर में ऐसा हुआ। अच्छा फोर्थ क्वार्टर में क्या होगा? फोर्थ क्वार्टर में ये दो तरीके का जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये हम लोग पहले ओपनिंग स्टॉक में देंगे। ठीक है, तो 38,500 3 रुपीज करके 1,15,500, और 63,000 ये परचेज में नहीं, ये लेकिन मेरा ओपनिंग स्टॉक में ही जा रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस है, परचेज का नीचे आएगा। ठीक है, ये दोनों ही मेरा ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ पर 4 रुपीज करके ये आ जाएगा 2,52,000। ठीक है, अब देखते हैं क्या फोर्थ क्वार्टर में हम लोगों ने कुछ परचेज किया? नहीं, परचेज ना हम लोग का सिर्फ 3 क्वार्टर तक ही था, तो नया कुछ परचेज नहीं हुआ है फोर्थ क्वार्टर के लिए। तो फोर्थ क्वार्टर का परचेज हम लोगों का 0 रहेगा। ये दोनों ही क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, इसमें हमारा कोई परचेज नहीं है। कंजम्पशन है, हाँ कंजम्पशन है 96,500 का। तो 96,500 को हम लोग कैसे कंज्यूम करेंगे? तो देखते हैं कितना है हम लोग के पास। पहले है 38,500, तो 38,500 तो पूरा पूरा कंज्यूम हो जाएगा 1,15,500। अच्छा इसके बाद हमें कितना चाहिए, क्योंकि टोटल कंजम्पशन है 96,500, तो 96,500 में से इसको लेस करो, पता चलेगा। 38,500 को लेस करो तो हो जाएगा 58,000। ठीक है, तो 58,000 हमें कंज्यूम करना पड़ेगा 4 रुपीज वाला स्टॉक, 2,32,000। ठीक है, तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस में देखते हैं, देखो ये स्टॉक तो पूरा यूज हो गया, 63 में से 58 यूज हुआ है, 63 माइनस 58 करते हैं, 5,000 केजी जो है स्टॉक बच रहा है। रेट 4 रुपीज का है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000। और अगर इसको माइनस भी करोगे तो सेम ही आंसर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 252 और 232 का बैलेंस करने से देख सकते हो 20,000 ही आता है। ठीक है,
तो इससे समझ में आ रहा है कि कैसे करके फीफो मेथड अप्लाई किया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा स्टोर लेजर हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। तुम लोग इसको पूरा बॉक्स पैटर्न में बना सकते हो। तो पूरे कंजम्पशन के बाद भी फोर्थ क्वार्टर में जाके हमारे पास 5000 किलो ऑफ रॉ मटेरियल ₹4 वाला बच जाता है, जिसका वैल्यू है 20,000। तो ठीक है, जो भी हमारा आंसर आए, हमें तो दिखाने बोला था प्राइस स्टोर लेजर कार्ड ऑफ द रॉ मटेरियल। ऐसे कार्ड में ना बैलेंस, एक कार्ड होता है जिसमें इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे अटेंडेंस पेपर पे स्टूडेंट का अटेंडेंस लिखा जाता है ना, उसमें भी अलग अलग जो है ऐसे मतलब स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी स्टोर लेजर कार्ड में भी ऐसे बने हुए होते हैं। तो इस तरीके से होगा। तो ये देखो फोर्थ वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो मैंने तुम लोग को दिया था होमवर्क। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 1, 3, 5, 7 ये सब करेंगे। तो पहले क्वेश्चन 1 करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, काफी आसान है। इसमें क्या बोला है देखो, बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। बी लिमिटेड दो प्रोडक्ट बनाता है, एक एक्स है दूसरा वाई है, एंड सेल्स देम थ्रू टू डिविजन्स। दो डिविजन्स के थ्रू से सेल करता है। मतलब इनका सेल का ना दो डिवीजन है, ईस्ट डिवीजन का और वेस्ट डिवीजन का। मतलब जियोग्राफिकल वे में इन्होंने अपने सेल पैटर्न को डिवाइड कर लिया कि ईस्ट में इतना सेल करेंगे, वेस्ट में। इनका बिजनेस मॉडल है ईस्ट एंड वेस्ट। फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स बजट टू द बजट कमिटी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर द ईयर 22-23। बोल रहा है कि ईयर 22-23 के लिए जो सेल्स बजट बना है वो कुछ ऐसा है। बोल रहा है बजटेड सेल एक्चुअल सेल्स। तो इन्होंने सोचा था कि जो प्रोडक्ट एक्स है उसका बजटेड सेल कितना होगा, 800 यूनिट 18 रुपीज करके। और यहाँ पर वेस्ट डिवीजन में होगा 1200 यूनिट 18 करके। लेकिन एक्चुअली में कितना हुआ, 18 करके ही सेल हुआ है दोनों डिवीजन में। लेकिन 800 की जगह 1000 और 1200 की जगह 1400, मतलब जो सोचा था उससे ज्यादा सेल हुआ है। फिर वाई का क्या बोला है देखो, वाई प्रोडक्ट का जो वैल्यू इन्होंने दोनों डिवीजन में सेम रखा था 42-42, बजटेड भी सेम था, एक्चुअली भी उतने ही प्राइस में बेचा गया है। लेकिन सोचा था 600 यूनिट बेचा जाएगा इस डिवीजन में, जबकि 400 मतलब कम बिका। 1000 का 800, मतलब प्रोडक्ट एक्स का रेस्पॉन्स काफी अच्छा है, जबकि प्रोडक्ट वाई का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बजट से भी कम, ठीक है। तो एडवर्स। अब देखो क्या बोल रहे हैं, एडिक्वेट मार्केट स्टडीज रिवील दैट प्रोडक्ट एक्स इज पॉपुलर बट अंडर प्राइस। बोल रहा है कि जो भी मार्केट सर्वे वगैरह इन्होंने किया, मार्केट स्टडी किया, तो क्योंकि एक्स प्रोडक्ट ज्यादा बिका ना, तो इनको पता चला कि अच्छा एक्स काफी पॉपुलर है लोगों के अंदर, लेकिन इसका प्राइस ना कम है। इन्होंने 18 लगा रखा है, तो इनको लगता है कि इसका प्राइस अगर थोड़ा बढ़ा भी देते हैं तो क्योंकि डिमांड ज्यादा है कस्टमर खरीदेंगे। It is expected that if price of X is increased by 2, it will find a रेडी मार्केट। बोल रहा है इसका दाम अगर ₹2 भी बढ़ा देते हैं तो भी इसे रेडी मार्केट जो मार्केट है ये चलेगा। ऐसा नहीं कि दाम बढ़ जाएगा तो मार्केट इसका गिर जाएगा। ऑन द अदर हैंड दूसरे तरफ अगर देखें, वाई इज ओवर प्राइस्ड। अच्छा, इसीलिए कम बिक रहा होगा, वाई का दाम जो है वो ज्यादा है। इफ द प्राइस ऑफ वाई इज रिड्यूस्ड बाय 2, अगर वाई का प्राइस ₹2 कम कर देते, मतलब 42 से 40 और उधर 18 से 20, ₹2 बढ़ाना है ₹2 घटाना है, इट विल हैव मोर डिमांड इन द मार्केट। अच्छा, तो ये ओवर प्राइस्ड है इसीलिए इसका डिमांड मार्केट में उतना नहीं है, बजट से भी कम ये सेल हुआ है। तो बोल रहा है कि अगर इसका प्राइस पर यूनिट ₹2 कम कर देते हैं तो ये मार्केट में अच्छा खासा डिमांड रेज कर सकता है। The company management has agreed for the aforesaid price changes। तो जो मैनेजमेंट है उन्होंने बोला ठीक है हम लोग रेडी है एक्स को 20 में और वाई को 40 पर यूनिट में बेचने के लिए। On the basis of these price changes and reports of salesmen, following estimation have been prepared by the divisional manager। अब divisional manager बोल रहा है कि आप लोग अगर प्राइस में ये चेंज करते हो, मैनेजमेंट को बोल रहा है, तो मेरा बजटेड सेल कुछ ऐसा दिखेगा। तो जो डिवीजन मैनेजर है वो बोल रहे हैं कि इस डिवीजन में सेल जो है 12.5% बढ़ेगा, वेस्ट डिवीजन में 7.5% बढ़ेगा एक्स प्रोडक्ट का, और वाई प्रोडक्ट का 22.5% और 12.5% रेज होगा विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। ठीक है, following additional sales over and above the above mentioned estimate sale by division manager are possible। बोल रहा है with the help of intensive advertisement campaign। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट का अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट करेंगे दोनों प्रोडक्ट का। तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाने से बोल रहा है फॉलोइंग सेल्स एडिशनल सेल्स आर पॉसिबल। तो सेल्स कुछ एडिशनल इतना हो सकता है। बोल रहा है ये तो बोला था कि देखो बजटेड सेल इतना इतना बढ़ सकता है, इसके ऊपर लिखा हुआ था।
इंक्रीज इन सेल्स ओवर बजटेड सेल। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी चलाते हैं तो यहाँ पर हमारा 120, 140, 80 और 100 यूनिट से क्या होगा, सेल बढ़ जाएगा। ठीक है, हर एक डिवीजन का। ये बजटेड सेल इंक्रीज का बोल रहा है, ये एक्चुअल वाला बोल रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेल्स बजट। हमें क्या प्रिपेयर करके देना है, सेल्स बजट फॉर 22-23 after incorporation above estimate and also show the budgeted sale and actual sales of 21-22। हमें सेल्स बजट बना के देना है 22-23 का, और बजटेड सेल और एक्चुअल सेल्स बना के देना है 21-22 का। ठीक है, ये तीन चीज हमें प्रिपेयर करके देना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि बजटेड सेल फॉर, सबसे पहले सेल्स बजट फॉर 22-23। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं सेल्स बजट फॉर 22-23, ये वाला। सेल्स स्टेटमेंट showing sales budget for 2022-2023। अच्छा, सेल्स बजट कैसे निकाला जा सकता है, सेल्स बजट मतलब हम लोग कितना सेल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सेल तो ईस्ट और वेस्ट डिवीजन के अकॉर्डिंग होता है। तो देखो यहाँ पर कितना बोला है कि सेल्स बजट जो है, ये देखो यहाँ पर सेल्स, ये देखो इंक्रीज इन सेल्स ओवर बजटेड सेल्स। बजटेड सेल हम लोग का ये चेंज हो जाएगा अगर हम लोग प्राइस को चेंज कर देते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीजन वाइज बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे डेटा डिवीजन वाइज दे रखा है। तो डिवीजन, दो डिवीजन का सेल्स बजट निकालेंगे, एक है ईस्ट एक है वेस्ट। ईस्ट, दूसरा है वेस्ट। ठीक है, अच्छा इस डिवीजन का कितना, क्या प्रोडक्ट है टोटल, दोनों डिवीजन का हमारा दो प्रोडक्ट है, एक है प्रोडक्ट एक्स, दूसरा है प्रोडक्ट वाई। अच्छा, अब प्रोडक्ट एक्स के अंदर हम लोग लिखते हैं इसका क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। यहाँ पर भी लिखेंगे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, और यहाँ पर एक टोटल का कॉलम कर लेते हैं। अच्छा देखो, इस डिवीजन में पहले कितना सेल होता था, 800 यूनिट 18 रुपीज से। लेकिन हम लोग का सेल अगर प्राइस में चेंजेस करते हैं तो 12.5% से इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा बोला है। तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, ईस्ट डिवीजन। इस डिवीजन में एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा इस डिवीजन में एक्स प्रोडक्ट वाई प्रोडक्ट। यहाँ पर एक्स प्रोडक्ट पहले कितना प्रोडक्शन हो रहा था, ये देखो 800 और 600। ठीक है, पहले से हो रहा था 800 और यहाँ पर हो रहा था 600। अब इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, कितने से इंक्रीज होगा, एक्स प्रोडक्ट इस डिवीजन में 12.5% से, तो 800 प्लस 800 इंटू 12.5%, और वाई प्रोडक्ट जो है प्लस 22.5%, 600 प्लस 600 इंटू 22.5%। देखते हैं कितना आ रहा है, 800 इंटू 12.5%। ठीक है, 100 आ रहा है। अच्छा 100 प्लस 800 प्लस 100 900। अच्छा यहाँ पर 12.5%। हाँ ठीक तो किया मैंने, 12.5% ही किया है। एक सेकंड, क्या डेटा मैंने गलत लिख लिया, नहीं 800 है, ठीक ही तो है। 800 और 600 ऐसे दिया हुआ, 800 और 600। अच्छा
यहाँ पर हो जाएगा 600 प्लस 600 इंटू 22.5%, 135 है ना, 135 आ रहा है। अच्छा एक मिनट, और भी कुछ डेटा दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? हाँ, और ये भी दिया विद द हेल्प ऑफ इन, हाँ ये भी तो दिया हुआ था। अच्छा देखो, हाँ थोड़ा सा ना मेरा समझाने में गलत हो गया लग रहा है। परसेंटेज इंक्रीज ये तो बोला है, ये बोल रहा है प्राइस चेंज के वजह से होगा। ठीक है, दो चीज बोला है, एक बोला है प्राइस चेंज की वजह से होगा, और ये जो चेंजेस होगा ये एडवर्टाइजमेंट की वजह से होगा, ऐसे बोला है। ठीक है, मैंने शायद थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन लगा दिया यहाँ पर। जो मतलब एक्स और वाई प्रोडक्ट, पहले तो बोला कि एक प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड है, एक प्रोडक्ट अंडर प्राइस है, अगर दोनों के प्राइस को 2 रुपीज, एक का 2 रुपए से ज्यादा 2 रुपए से कम करने से बोल रहा है कि इनका सेल बढ़ जाएगा, और ऐसे करने से सेल जो बढ़ेगा वो परसेंटेज में दिया हुआ है, और इसके अलावा थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाने से सेल ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, ये दो पॉइंट बोला है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें प्रिपेयर करने बोला है। ठीक है, मैंने इसको शायद थोड़ा सा गलत रीड कर लिया, ये बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की वजह से ये सेल बढ़ सकता है, एस्टिमेटेड ही है। ठीक है, यानी बजटेड, तो 120 और 80, तो ये भी ऐड करो, ये भी वैल्यू ऐड होगा। 120, यहाँ पर एक 120 भी आ जाएगा, और यहाँ पर एक 80 भी आ जाएगा, तो प्लस 80। इतना जो है प्राइस चेंज की वजह से हो रहा है, इतने एडवर्टाइजमेंट की वजह से, तो 1020, और ये हो जाएगा टोटल करने से 680 प्लस 135 कितना होगा? 815 यूनिट। ठीक है, 815 यूनिट, मतलब प्राइस चेंज एज वेल एज थ्रू एडवर्टाइजमेंट ईस्ट डिवीजन में 1020, और इस डिवीजन में एक्स प्रोडक्ट 1020, और ईस्ट डिवीजन में ही वाई प्रोडक्ट 815 यूनिट प्रोड्यूस होगा। उस हिसाब से मुझे लिखना पड़ेगा, तो डिवीजन मेरा ईस्ट ही रहेगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 1020 एक्स प्रोडक्ट, और जो वाई प्रोडक्ट है 815 लिखना पड़ेगा। रेट क्या होगा? एक्स प्रोडक्ट का रेट 2 रुपीज से इंक्रीज करना है, और वाई का 2 रुपीज से कम। 2 रुपीज से इंक्रीज यानी ये हो जाएगा 20, और 2 रुपीज से डिक्रीज यानी ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब इनटू करने से हमें वैल्यू भी पता चल जाएगा, देखते हैं कितना आता है। 32,600, और ये वाला 1020 इंटू 20, 20,400। ठीक है, 20,400। अच्छा, सेम तरीके से हमें वेस्ट डिवीजन का भी निकालना पड़ेगा, ऐसे ही वेस्ट डिवीजन का, यहाँ पर एक्स प्रोडक्ट और यहाँ वाई प्रोडक्ट। अच्छा, वेस्ट डिवीजन का देखते हैं। वेस्ट डिवीजन मतलब मुझे ये देखना पड़ेगा, ये देखो इधर ये मैंने इस डिवीजन का ये और ये लिया था। ठीक है, ये लिखने का जो कंफ्यूजन है वो ध्यान से देखना पड़ेगा, और ये वेस्ट डिवीजन का ये और ये बजटेड वाला। ठीक है, 1200 और 1000 पहले से था, 1200 और 1000। अच्छा, इसमें इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा प्राइस चेंज होने से? वेस्ट डिवीजन में 7.5% फॉर प्रोडक्ट एक्स और 12.5% फॉर प्रोडक्ट वाई, तो 1200 इंटू 7.5%। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्राइस चेंज के वजह से होगा, प्लस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की वजह से जितना होगा, और ये 12.5 ये भी लिख लेते हैं। प्लस एडवर्टाइजमेंट की वजह से वेस्ट डिवीजन में एक्स का सेल 140 और इधर 100 से इंक्रीज होगा। ट्वेल्व 1200 इंटू 7.5%, 90 प्लस 1200 प्लस 140, 1430। 1000 इंटू 12.5% प्लस 100 प्लस 1000, मतलब 1225 यूनिट। ठीक है, ये हमें लिखना है वाई डिवीजन में एक्स और सॉरी वेस्ट डिवीजन में एक्स और वाई के कॉलम में। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे वेस्ट डिवीजन में प्रोडक्ट एक्स का क्वांटिटी आया 1430 और 20 रुपीज करके, और ये वाला आ रहा है 225, नहीं 1225, ये 225 प्लस 1000,
40 करके। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा इंटू 40, 49,000। 49,000 इसका भी टोटल लगा लेते हैं। 49,000 प्लस 32,600, 81,600। फिर यहाँ पर ये क्वांटिटी का टोटल करते हैं। 815 प्लस 1225, तो ये भी टोटल कर लेते हैं। 2040 टोटल प्रोडक्ट वाई का दोनों डिवीजन मिला के इतना। अच्छा 1430 इंटू 20, 28,600 प्लस 20,400, 49,000। अच्छा ये क्वांटिटी हो रहा है 0 3 और 2 5 4 2450, ठीक है। अच्छा अब ये टोटल कॉलम बनाया था तो वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल यहाँ पर हो जाएगा 20,400 प्लस 32,600, 20,400 अमाउंट में करेंगे टोटल कॉलम। 20,400 प्लस 32,600, तो 53,000 रुपीज का एक सेल होगा, ठीक है, दोनों डिवीजन मिला के। ये और ये मैंने टोटल किया। अच्छा सॉरी, इस डिवीजन का सेल हो रहा है, वेस्ट डिवीजन का 28,600 प्लस 49,000। वेस्ट डिवीजन में दोनों प्रोडक्ट मिला के 77,600 का सेल होगा और टोटल सेल हो जाएगा प्लस 53,000 कर लो तो 1,30,600, ठीक है। तो थोड़ा सा डिवीजन वगैरह देख के हमें लिखना है कि दो दो डिवीजन है, दो प्रोडक्ट है, ठीक है। और इनका जो मतलब चेंजेस है बजटेड सेल का, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड है। एक है हम लोग का सेल के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, और दूसरा है सेलिंग प्राइस चेंजेस के ऊपर, ठीक है। तो हमारा पहला आंसर निकल गया, दैट इज सेल्स बजट, ठीक है, 22-23 का ये कैलकुलेट हो गया। अब हमें प्रिपेयर करके देना है बजटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स फॉर 21 एंड 22। तो बजटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स फॉर 21-22 लिखते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट showing budgeted sale for 21-22। फिर से वही डिवीजन लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें डिवीजन वाइज ही तो सेल दिए गए हैं। फिर वही प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और टोटल। अच्छा 21-22 का हमें बजटेड सेल दिखाना है, ठीक है। देखो 21-22 का बजटेड सेल, ये तो यही देखो ये वाला हम लोग का। अच्छा ये 21-22 क्यों दे दिया है, एक सेकेंड। 21 यहाँ पर तो 22-23 दिया था, ठीक है। ये ना गलत प्रिंट कर दिया है, ये गलत प्रिंट किया हुआ है। ये ईयर जो है ना 22-23 ही होगा, बाई चांस ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को बोला है तीन चीज निकालने के लिए। 22-23 का चेंजेस के बाद ये देखो क्या बोला है, सेल्स बजट बनाना है लेकिन आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग एबव एस्टिमेशंस, ठीक है। जो भी नए चेंजेस से हमारा सेल चेंज होगा उसका सेल्स बजट। और बोला है कि बजटेड सेल और एक्चुअल सेल्स बिना चेंजेस के हमें दिखाना है 22-23 का, क्योंकि यहाँ पर तो 21-22 का कोई डेटा है ही नहीं, ये गलती से दिया हुआ है 21-22, ये 22-23 ही होगा। तो बिना चेंजेस के हमारा बजट क्या होगा, तो वो क्या बनाए, वो तो ऑलरेडी बना हुआ ही है लेकिन हमें करने बोला है तो हम लोग कर लेते हैं। ये देखो 818 इनका बजटेड सेल जो था 22-23 का, तो 818 रुपीज करके था इनका बजटेड सेल एक्स प्रोडक्ट का, और ये 642 रुपीज करके 642। अच्छा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 इंटू 8 144 होता है, 144 और 2 जीरो यहाँ पर हो गया 92, नहीं ये कितना आएगा 600, ये 600 था,
ये वेस्ट डिवीजन लिखा है ना मैंने यहाँ पर, अच्छा सॉरी, वेस्ट डिवीजन का ये देखो, ये डिवीजन जो ऐसा दिया हुआ है ना, इसके चक्कर में मेरा बार बार गलत हो जा रहा है। ये जो डेटा है ये तो ईस्ट का है, ठीक है, हम ये वेस्ट में लिखते रहते गलती से, तो ईस्ट का हम पहले ईस्ट का पूरा लिख लेते हैं। 818 642, मतलब मुझे ईस्ट में ही लिखना पड़ेगा ऐसे 642, नहीं तो कैलकुलेशन सही होने से भी क्या होगा, मेरा जो डिवीजन वाइज है वो तो मुझे उसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा, तो ये गलत हो जा रहा था कैलकुलेशन, तो ये हो गया 00, ये कितना आ जाएगा 25 252, ठीक है। अच्छा अब टोटल अगर करना है तो अभी कर लेते हैं, चलो 252 और 144, 25 200, सॉरी 25 200 और 14 400, 39 600, ठीक है। ये हो गया बजटेड सेल फॉर ईस्ट डिवीजन। वेस्ट डिवीजन का डेटा लिखना है तो ये वाला मुझे लिखना पड़ेगा, 1200 इंटू 18 फॉर एक्स प्रोडक्ट, मतलब यहाँ होगा 1200 इंटू 18 फॉर एक्स प्रोडक्ट, और 1000 इंटू 42, 42,000। अच्छा ये 12 और 18 को मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 2,16,000, 21,600। अच्छा अब 216 प्लस 420 कितना आ जा रहा है, 63,600, 63,600। अच्छा 636 प्लस 396, इसका टोटल कर लेते हैं, 1,03,200, ये टोटल हो जाएगा। अच्छा इसका टोटल करते हैं, 002 67,200, ये हो गया 1,600। 36,000 देख लेते हैं, ठीक है, तो क्या है 216 प्लस 140। अच्छा अब ये दोनों का टोटल 2000 हो गया। ये तो हमें दिया हुआ ही था, बस बजटेड ये जो है स्टेटमेंट फॉर्मेट में हमें दिखाने बोला है तो हम लोगों ने दिखा दिया, ठीक है। और अभी हमें ये एक्चुअल सेल्स का हमें यहाँ पर दिखाना है 2001 2000 2022 2023 का। अच्छा ये वाला भी ना, ये हम सही कर लेते हैं, यहाँ पर गलत लिखा। नेक्स्ट बनाएंगे स्टेटमेंट showing actual sales for 22-23, ठीक है। ये क्वेश्चन का लास्ट दो पॉइंट तो वैसे खास कुछ है नहीं, लेकिन दिया इसीलिए है, देखो कि ये ईस्ट वेस्ट लिखने में ना हम लोगों को गलती हो सकता है, जो कि मेरे से भी बार बार हो रहा है कि किसके नीचे कौन सा डेटा जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसी वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, अगर हम लोग उल्टा सीधा लिख देते हैं तो फिर एड ऑन करके आंसर तो आ जाएगा बट वो गलत हो सकता है। तो वो कंसेंट्रेशन की वजह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने कंसेंट्रेशन के साथ हम लोग सही सही डेटा को लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई लिख दिया, यहाँ पर लिखेंगे ईस्ट डिवीजन, यहाँ पर लिखेंगे वेस्ट डिवीजन। अच्छा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और एक टोटल का फॉर्मूला। अच्छा सबसे पहले ईस्ट डिवीजन को फुलफिल करते हैं। ईस्ट डिवीजन का एक्चुअल सेल्स कितना था, ये देखो, ये है ईस्ट डिवीजन, यानी मुझे ऐसे रीड करना है 1018 करके और 442 करके, 1018 करके और 442 करके। जैसे मैंने ये नीचे लिखने गया तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से ईस्ट को ऐसे दिखाया है, ठीक है, और प्रोडक्ट को ऊपर लिखा है। या फिर तुम लोग ऐसे कर सकते हो कि ईस्ट वेस्ट को ऊपर लिख के ऐसे प्रोडक्ट लिख सकते हो, तो फिर यहाँ से देख देख के आराम से लिख सकते हो। लेकिन ये मैंने जैसे प्रेजेंटेशन ले लिया ना, उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा ज्यादा चेक करना पड़ रहा है। अगर तुम लोग इनके हिसाब से प्रेजेंटेशन रखोगे तो शायद गलत होने का चांसेस और भी कम हो जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इधर ईस्ट और इधर वेस्ट और नीचे प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई लिखोगे तो डायरेक्ट देख देख के ही लिख सकते हैं हम, ठीक है। अभी जो मैंने लिख लिया सो लिख लिया। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, ये 1000 है, 18,000, और ये है हम लोग का 1400। मैंने पता नहीं 1000 कहाँ से हटा दिया। अच्छा ये हो गया, नहीं गलत लिख दिया क्या, एक्चुअल सेल्स का, ओ 400, ये देखिए फिर से गलत हो जाए, 400, 1000 और 400, 400 इंटू 42,
168, 180 प्लस 168 टोटल करने से इस डिवीजन का सेल 348 मतलब 34,800। अच्छा वेज डिवीजन में देखते हैं 1418 रुपीज करके, 1418 रुपीज करके, एक्स और वाई है 842 करके। $25,200 प्लस 18,000 43,200 और ये हो जाएगा 2,400 टोटल। 1,200, 9,600, 800 into 42, 33,600। अच्छा सॉरी 33,600 प्लस 16,800, 5,400। अब यहाँ पे टोटल लगाएंगे 25,200 प्लस 33,600, 58,800 प्लस 34,800, 93,600, 93,600 ये टोटल हो जाएगा। कुछ नहीं, बस हमें प्रेजेंटेशन ही दिया था, लेकिन वही लिखने का बहुत झमेला है, सही तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहले हमें बोला था कि अगर चेंजेस होता है उसका इफेक्ट दिखा के बजटेड सेल्स बनाओ 22-23 का, फिर बोला कि बिना इफेक्ट का बजटेड सेल्स दिखाओ और एक्चुअल सेल्स दोनों ही दिखाने लिए बोला था। ठीक है, तो ये दोनों ही कैलकुलेशन हो गया। मेन यहाँ पर कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं, और प्रेजेंटेशन करते वक्त गलत डेटा पुट नहीं करना है, बाकी और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर जो होमवर्क दिया था उसी को पहले कंप्लीट करेंगे। थर्ड नंबर में देखो क्या बोला है। K Limited produces and markets a very popular product called X। तो K Limited जो है एक पॉपुलर प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है X। The company is interested in presenting its budget for the second quarter of 22-23। तो ये जो K Limited है ये चाहती है कि ये अपना बजट बनाए सेकेंड क्वार्टर के लिए 22-23 ईयर्स का। The following information are made available for this purpose। और उस बजट को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है इट एक्सपेक्ट्स, इनको ऐसा लगता है, टू सेल 1,50,000 बैग ऑफ एग्स। अगर ये एग्स प्रोडक्ट इन्हें 1,50,000 बैग बेचने हैं, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना ये कैसे कंटेनर में आता है, बैग्स में आता है। ठीक है, जैसे सीमेंट में क्या होता है, बैग। ठीक है, सीमेंट जो है बैग में आता है ना, मतलब जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब जैसे जो प्लास्टिक वाला बैग होता है या जूट वाला, जूट में मेनली प्लास्टिक वाले बैग में ही सीमेंट आता है। तो 1,50,000 बैग ऑफ एग्स ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 22-23 एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1,200 पर बैग। बोल रहा है कि सेकेंड क्वार्टर में 1,50,000 बैग ऑफ एग्स ये लोग सेल कर सकते हैं जिसका सेलिंग प्राइस होगा 1,200 पर बैग। फिर नेक्स्ट क्या बोला है देखो, नेक्स्ट बोल रहा है ईच बैग ऑफ एक्स रिक्वायर्स 2.5 मीटर ऑफ रॉ मेटेरियल वाई। बोल रहा है कि यहाँ पर हर एक बैग ऑफ एक्स, मतलब एक बैग जिसमें एक्स रॉ मेटेरियल है वहां पर हमें कितना मीटर रॉ मेटेरियल चाहिए, 2.5 मीटर ऑफ रॉ मेटेरियल जिसका नाम है वाई एंड 7.5 मीटर ऑफ रॉ मेटेरियल जेड। ठीक है, तो हमें दो तरीके का रॉ मेटेरियल चाहिए, एक रॉ मेटेरियल वाई चाहिए और एक रॉ मेटेरियल जेड चाहिए। एक बैग एक्स बनाने के लिए कितना कितना चाहिए उसका एस्टिमेशन दिया है। स्टॉक लेवल्स आर प्लान्ड एज फॉलोज। बोल रहा है कि स्टॉक लेवल जो है कुछ इस तरीके से प्लान किया गया है। बोल रहा है कि फिनिश्ड बैग्स ऑफ एक्स नंबर्स, मतलब जितने सारे बैग के अंदर एक्स रहेगा वो क्या होगा, मतलब फिनिश्ड बैग, मतलब एक्स प्रोडक्ट जो है वो बैग में
प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद उसको बैग में डाल दिया जाता है, बैग के हिसाब से ही काउंटिंग होता है। तो बोल रहा है 45,000 बैग ऑफ एग्स बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में रहेगा और एंड ऑफ क्वार्टर में 30,000 बैग ऑफ एग्स रहेगा। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल वाई का ओपनिंग स्टॉक इतना मीटर रहेगा और एंड स्टॉक इतना मीटर रहेगा। रॉ मटेरियल जेड का ओपनिंग स्टॉक इतना मीटर रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक इतना मीटर रहेगा। एम्प्टी बैग्स मतलब जिस बैग के अंदर जो है एक प्रोडक्ट को डाला जाता है, तो ये बैग भी तो एक रॉ मटेरियल हो गया ना, सोच के देखो। वाई और जेड, एक्चुअली एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग दो रॉ मटेरियल इसमें दे देते हैं, एक है वाई और एक है जेड। अब जैसे ही ये प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बनता है तो वो बैग के अंदर डाल दिया जाता है, तो इनको बैग भी अपने स्टॉक में रखना है। बोल रहे इनके पास इतने सारे बैग पड़े हुए हैं, लेकिन जो भी प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से तो बैग चाहिएगा ही, प्लस ये लोग 84,000 नंबर ऑफ बैग्स जो है अपने क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं। अब बोला है वाई कॉस्ट, ये जो वाई रॉ मटेरियल है जो एक प्रोडक्ट बनाने में लगता है, उसका कॉस्ट है 160 पर मीटर, जेड का कॉस्ट है 30 पर मीटर और एम्प्टी बैग का कॉस्ट है 110 ईच। एक एक बैग 110 रुपए का आता है और रॉ मटेरियल पर मीटर हमें बता दिया है, वाई का भी कॉस्ट बता दिया है और जेड का भी कॉस्ट हमें बता दिया है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट बोल रहा है इफ इट रिक्वायर्स 9 मिनट्स ऑफ डायरेक्ट लेबर टू प्रोड्यूस एंड फिल वन बैग ऑफ एग्स, लेबर कॉस्ट इज 70 पर आवर। बोल रहा है कि एक बैग को फिलअप करने में, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट एक्स बनने के बाद उसे बैग में डाला जाता है, एक बैग को फिलअप करने में कितना टाइम लगता है, 9 मिनट्स लगता है। ठीक है, और लेबर का जो कॉस्ट है वो 1 आवर काम करने से 70 रुपीज देना पड़ता है। फिर बोल रहा है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 60 पर बैग, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 40 लाख पर क्वार्टर, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 5% ऑफ सेल्स एंड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है 3,75,000 पर क्वार्टर। अब क्या बोला है, बोला है कि प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट फॉर द सेड क्वार्टर इन क्वांटिटी। सबसे पहले हमें प्रोडक्शन बजट बना के देना है सेड क्वार्टर, यानी यहाँ पर सेकेंड क्वार्टर का बात हो रहा है जिस क्वार्टर के लिए बोला गया है, और क्वांटिटी में हम लोग प्रोडक्शन बजट कैसे बनाते हैं कि कितना प्रोड्यूस करें, जितना हमारे पास, जितना हमें सेल करना है उतना प्रोड्यूस करेंगे, जितना क्लोजिंग स्टॉक में रखना है उतना प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक में पहले से कुछ है तो उतना कम करेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन का हम लोग आंसर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए, ये कौन सा वाला कर रहे हैं हम लोग, 3rd नंबर वाला। देखो, प्रोडक्शन बजट फॉर एग्स फॉर सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर का हमें प्रोडक्शन बजट बना के देना है, और प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर लिखेंगे बैग्स, क्योंकि जो फिनिश गुड्स हमारा बनेगा, नॉर्मली हम लोग लिखते हैं फिनिश गुड्स यूनिट में लिखते हैं, अब यहाँ पर बैग मतलब बैग वाइज जितने सारे नंबर ऑफ बैग्स में वो फिनिश गुड्स को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उतना प्रोडक्शन करेंगे जितना हमें सेल करना है, यानी बजटेड सेल। ठीक है, और अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक में कुछ रखना है तो उतना हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और हमारे पास पहले से अगर ओपनिंग स्टॉक में कुछ सेम टाइप ऑफ मतलब वही जो है फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है तो उतना कम करेंगे। अब ये तीनों चीजों को हमें ढूंढना पड़ेगा क्या क्वेश्चन में अवेलेबल है कि। अब देखते हैं बजटेड सेल इन्होंने कितना दिया था। देखो, बजटेड सेल इन्होंने दिया था 1,50,000, इट एक्सपेक्टेड टू सेल 1,50,000 ऑफ बैग ऑफ एग्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1,50,000 बैग ऑफ एग्स। क्लोजिंग स्टॉक में क्या इन्होंने कुछ रखने का बात किया था, देखते हैं। ये तो सेलिंग वैल्यू बोला है, बैग यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में, हाँ ये देखो, यहाँ पर फिनिश्ड बैग एक्स जो है ओपनिंग स्टॉक में 45,000 है और क्लोजिंग स्टॉक में 33,000 रखना है, तो क्लोजिंग स्टॉक में 33,000 रखना है और यहाँ पर 45,000 पहले से अवेलेबल है। तो फिर रिक्वायर्ड प्रोडक्शन कितना होगा, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन इक्वल टू
45 33 माइनस 45 33 माइनस 45 तो ये हो गया -12 तो 1,50,000 माइनस 12 मतलब 150 कर देते हैं 1,38,000 ठीक है 1,38,000 बैग्स इतने सारे फिनिश गुड्स बनने चाहिए 1,30,000 नंबर ऑफ बैग्स में फिनिश गुड्स बनने चाहिए मतलब जितना भी जो भी बैग्स में फुलफिल होगा वो 1,38,000 नंबर ऑफ बैग्स होगा तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया अच्छा अब सेकंड क्या पूछा है वो देखते हैं प्रिपेयर ए रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर वाई जेड एंड एम्प्टी बैग्स फॉर द सेड क्वार्टर इन क्वांटिटी एज वेल एज रुपीज तो हमें क्या करना है रॉ मटेरियल परचेज बजट निकालना है क्वांटिटी में भी और अमाउंट में भी हमारे पास रॉ मटेरियल क्या क्या है वाई है जेड है साथ ही साथ यहाँ पर एम्प्टी बैग्स भी हमारा रॉ मटेरियल है तो यहाँ पर लिखते हैं सेकंड में रॉ मटेरियल परचेज बजट in quantity and amount particulars y z और empty bag अच्छा परचेज बजट भी कैसे होगा कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है जितना प्रोडक्शन करेंगे सिंपल है कि जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना तो रॉ मटेरियल मुझे लेना ही पड़ेगा प्लस अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक में कुछ रॉ मटेरियल रखना है तो वो भी मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा लेकिन पहले से अगर मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल है ओपनिंग स्टॉक में तो उतना मुझे कर देना चाहिए माइनस ठीक है अब चेक करते हैं ये प्रोडक्शन का डेटा कितना आएगा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक अब देखो प्रोडक्शन का डेटा कैसे होगा वो हमें यहाँ पर बोला है कि हम लोग जितना भी क्यों ना एक्स का प्रोडक्शन करें जो रॉ मटेरियल वाई है वो कितना लगता है 2.5 मीटर ऑफ रॉ मटेरियल वाई एक बैग के लिए तो एक बैग के लिए वाई लगता है 2.5 मीटर तो 1,38,000 प्रोडक्शन होगा तो कितना लगेगा तो 1,38,000 इंटू 2.5 तो देखते हैं कितना होगा 3,45,000 इतना जो है मीटर इतना ये जो मतलब रॉ मटेरियल ये शायद मीटर में है हाँ इतना मीटर लगेगा ठीक है अच्छा अब ये जेड जो है 7.5 मीटर ऑफ रॉ मटेरियल जेड तो पर बैग के लिए 7.5 मीटर तो 1,38,000 इंटू 7.5 मीटर 10,35,000 और एम्प्टी बैग कितना लगेगा एक फिनिश गुड्स के लिए कितना बैग लगता है बैग का देखते हैं बैग कितना सारा लगता है यहाँ पर ईच बैग ऑफ एक्स requires 2.5 meter of raw material meter y sorry material y 7.5 meter of raw material the stock levels are current it expects to sell अच्छा यहाँ पर फिनिश बैग्स एक्स नंबर यहाँ पर दे दिया है रॉ मटेरियल मतलब नंबर ऑफ बैग्स में होगा अच्छा फिर भी देख लेते कुछ यूनिट मुझे एम्प्टी बैग कॉस्ट दे दिया है बस इतना ही बोला ठीक है तो हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देखो हम लोग 1,38,000 बैग 1,38,000 नंबर ऑफ बैग्स में रॉ मटेरियल बनाएंगे ठीक है तो एक बैग में जो जितना रॉ मटेरियल आएगा तो 1,30,000 जो बैग है उसमें 1,30,000 रॉ मटेरियल के लिए 1,30,000 नंबर ऑफ बैग्स का जरूरत होगा देखो एक बैग में हमारा जितना भी रॉ मटेरियल क्यों ना आए तो अगर हमें 1,30,000 नंबर ऑफ बैग्स में प्रोडक्शन करना है तो हमें 1,00,000 जैसे देखो मान लो मुझे ये 5 बैग में रॉ मटेरियल को भरना है बनने के बाद ठीक है तो मुझे कितने बैग चाहिए तो मुझे 5 बैग चाहिए तो मेरा आंसर तो आया है नंबर ऑफ बैग्स में ही
कि मुझे कितने सारे बैग्स में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने, 1,38,000, तो मुझे 1,38,000 नंबर ऑफ बैग्स का ही जरूरत होगा। तो ये आंसर नंबर में आ रहा है, ये हमारा मीटर में आ रहा है, और ये भी हम लोगों का मीटर में आएगा। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं कि पहले से वाई का क्लोजिंग स्टॉक क्या है, जो कि यहाँ पर टेबल बना हुआ है। ये देखो, वाई रॉ मटेरियल का बिगिनिंग है 96, क्लोजिंग है 78। तो यहाँ पर लिख दिया 78 और ये 96,000। अब देखेंगे कितना आएगा। अच्छा, ये वाला देखते हैं, 141, 171। चेक करते हैं, 78 माइनस 96 प्लस 345, मतलब यहाँ पर आ रहा है 3,27,000। 1035 प्लस 141 माइनस 171, 1005। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बैग देखते हैं, क्या बैग का भी कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक था? हाँ था, ये देखो 45,000 पहले से है, 33,000 इनको स्टॉक में रखना है। नहीं, गलत लिख दी। ये है 1,11,000, ये एक्स का था, मैंने गलती से ये वाला लिख लिया। 1,11,000 और 84 एम्प्टी बैग्स। $84 क्लोजिंग, 1,11,000 ओपनिंग। $138 प्लस 84 माइनस 1,11,000। अच्छा, यही आंसर आ रहा है, मुझे लगा गलत आ रहा है। 1,11,000 ही आएगा। ठीक है, 1,11,000 ही आ रहा है कैलकुलेट करके। तो जो रॉ मटेरियल परचेज करना है, इतने सारे बैग्स परचेज करने पड़ेंगे, इतना मीटर जेड, इतना मीटर वाई जो है, इनको परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते क्वांटिटी टू बी रिक्वायर्ड, क्वांटिटी टू बी परचेस्ड। कितने क्वांटिटी में क्या चीजों को परचेस करना है, वो हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें इसको अमाउंट में भी दिखाना पड़ेगा। तो अमाउंट में कैसे दिखाएंगे? वाई का प्राइस कितना है, देखो वाई कॉस्ट 160 पर मीटर। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसी, तो मेरा तो यहाँ जगह नहीं है, हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। तुम लोग पर्टिकुलर के नीचे लिखो कॉस्ट पर मीटर, कॉस्ट पर मीटर और कॉस्ट पर बैग। जो बैग वाला जगह है वहां पर बैग पे जाएगा और ये पर मीटर पे जाएगा। तो 160 वाई का है, जेड का 30 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 160 और यहाँ पर लिख लेते हैं 30। ठीक है, और कॉस्ट पर बैग कितना है? 110 करके, तो पर बैग का है 110 करके। ये बैग का डेटा हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हमें कॉस्ट ऑफ परचेज निकालना है, कॉस्ट ऑफ परचेज। अच्छा, 160 पर मीटर, 3,27,000। अच्छा, ये पहले लिखा हुआ था, इसी के बेसिस पे निकालते हैं, इंटू 110 था, 1,22,10,000। अच्छा, ये वाला हो गया 30 इंटू 10,05,000। 3 करोड़ 3 करोड़, यहाँ पर लिखते 3,50,01,50,000। अच्छा, 160 इंटू 327,000, 5,23,20,000। तो परचेज बजट कैलकुलेट हो गया, क्वांटिटी में भी और रुपीस में भी। अच्छा, नेक्स्ट क्या करने बोला है देखते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है
कंप्यूट द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 बैग ऑफ एग्स। एक बैग ऑफ एग्स प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट पूछा है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। कंप्यूटेशन ऑफ budgeted variable cost of production of 1 bag of eggs। एक बैग एग्स बनाने का, ठीक है, ये पूछ क्या रहा है? बोल रहा है कि एक बैग एग्स बनाने का वेरिएबल कॉस्ट बताओ, वो भी बजटेड वाला। ठीक है, तो हमारे पास तो सभी बजटेड डेटा ही अवेलेबल है, तो पर्टिकुलर्स रुपीस। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले हमारे पास तो रॉ मेटेरियल अवेलेबल है। रॉ मेटेरियल वाई, जेड और एम्प्टी बैग। अब देखते हैं कितना होगा। बोल रहा है कि एक बैग एक्स बनाने में 2.5 मीटर एक्स चाहिए, सॉरी एक बैग हाँ, एक बैग एक्स बनाने के लिए 2.5 मीटर वाई चाहिए, 2.5 मीटर, और जेड चाहिए 7.5 मीटर। और ये जो है, ये जो रॉ मेटेरियल है, इसका प्राइस नीचे दिया हुआ है 160 और 30 करके। 30। और एम्प्टी बैग जो है वो एक यूनिट के लिए एक ही बैग चाहिए, और एक बैग 110 करके था। ये देखो, एक बैग 110 करके था। यहाँ भी एट द रेट ही लगा देते हैं, इंटू भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है इसलिए। तो 110, तो ये हो जाएगा 110। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 7.5 इंटू 3, 30, तो 225, और 160 इंटू 2.5, 400। हाँ, तो टोटल कितना होगा? 400, 500, 600, 700, 735। ठीक है, तो रॉ मेटेरियल का टोटल हो गया 735। अच्छा, अब रॉ मेटेरियल के बाद क्या लिखेंगे? और क्या चाहिए फिनिश गुड्स बनाने के लिए? रॉ मेटेरियल के अलावा लेबर चाहिए, जो कि बैग में जो फिनिश गुड्स बन रहा है उसको फिल अप करता है, उसके लिए लेबर चाहिए। तो ऐड, वो भी वेरिएबल होता है, इसीलिए वो भी लेना पड़ेगा। डायरेक्ट लेबर कितना हमें पेमेंट करना पड़ेगा? बोल रहा है कि 9 मिनट्स लगता है एक बैग को फिलअप करने में, तो मुझे एक बैग के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा? बोल रहा है कि 1 घंटा काम करने से 70 रुपीज देना पड़ता है। 1 घंटा यानी 60 मिनट्स, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 60 मिनट्स काम करने से 70 रुपीज देना पड़ता है। 1 मिनट काम करने से 70/60 देना पड़ेगा, तो 9 मिनट्स काम करने से कितना देना पड़ेगा? 70/60 इंटू 9। ठीक है, 70/60 इंटू 9, इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो देख लो कितना होगा, 7/6 इंटू 9, 10.5। ठीक है, 10.5 ये लेबर चार्जेस देना पड़ेगा। और क्या वेरिएबल है वही लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पूछा था। तो देखो, मैंने ये वाई का, रॉ मटेरियल का तो सभी कॉस्ट को कंसीडर कर लिया, लेबर का भी कर लिया। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 60 पर बैग, तो एक बैग का 60, तो डायरेक्ट 60 ऐड कर देंगे। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या कॉस्ट यहाँ पर हो जाएगा 60 रुपीज। अच्छा, फिर और कोई वेरिएबल कॉस्ट है? देखते हैं। फिक्स्ड बोला है, ये तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है। फिर बोला है वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर 5% ऑफ सेल्स एंड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग। फिक्स्ड वाला तो हमें चाहिए ही नहीं इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पोर्शन है, क्या वो हमें ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हम तुम लोग को एक बार फिर से बताते हैं। देखो,
ये है वेरिएबल, फिर क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि कॉस्ट टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन तक का कॉस्ट बताने के लिए। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हमारा फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब अप टू फैक्ट्री तक का कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब अप टू फैक्ट्री तक का कॉस्ट, यानी हमें ये जो है सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कॉस्ट हमें कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट बोला है। तो वो भी हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसको भी हमें यहाँ पर ये सब पॉइंट का कोई काम ही नहीं आया, ठीक है। ये हमें यूज करने का जरूरत ही नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को कर लेना है ऐड। तो 60 + 10 70, 70 और 735 805.5, 805.5 ये हो गया टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये मैंने कैलकुलेट करके बता रही, मतलब ओनली मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कॉस्ट पूछा है। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कॉस्ट होता है। तो ये जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल पोर्शन है, ये हमें यहाँ पर लगाने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है और वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू ऑफिस पर्पस है, ठीक है। देखो एडमिनिस्ट्रेशन फैक्ट्री पर्पस का भी होता है ऑफिस, लेकिन जब हमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा तो हम लोग उससे ऑफिस पर्पस का ही मानेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोडक्शन का कैलकुलेशन करने बोला है। तो ऑफिस या ये मार्केटिंग वाला काम का जो खर्चा है वो वेरिएबल दे तो भी हमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कंप्यूट द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 बैग ऑफ एक्स, वो भी कैलकुलेट हो गया। एक बैग एक्स बनाने का हमारा जो बजटेड कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो कितना है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या बोला है? बोल रहा है द अकाउंटेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स 21-22 का कुछ डिटेल्स जो है हमें किसी अकाउंटेंट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोई अकाउंटेंट जो है उन्होंने प्रोवाइड किया है। मटेरियल, वेजेस, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, अदर वेरिएबल कॉस्ट, अदर फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स। अच्छा, फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। कंपनी 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, ए और बी। ए और बी का आउटपुट देखो क्या है। ए और बी का आउटपुट बोल रहा है कि ए 2 लाख, बी 1 लाख, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 2 और 3.5, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 0.50, 0.75, डायरेक्ट वेजेस 0.25, 0.50। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज एब्सॉर्ब्ड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को हमें कैसे एब्सॉर्ब, यानी प्रोडक्शन में कैसे चार्ज करना है? एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, अदर वेरिएबल कॉस्ट हैव बीन कंप्यूटेड एज प्रोडक्ट ए 0.25 पर यूनिट, प्रोडक्ट बी 0.30 पर यूनिट। बोल रहा है कि जो अदर वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्ट में जब चार्ज करना है तो पर यूनिट बेसिस पे करना है, कितना करना है वो बता दिया। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 22-23 इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए विल फॉल बाय 25% एंड फॉर बी 50%। बोल रहा है प्रोडक्शन का डिमांड जो है वो कम हो जाएगा 25 और 50% से। इट इज डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर ए फर्दर प्रोडक्ट सी। तो इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करे। द कॉस्ट ऑफ विच इज एस्टिमेटेड एज फॉलोज। अब सी प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करने का कॉस्ट बताया। अगर 2 लाख यूनिट सी बनाते हैं, सेलिंग प्राइस होगा 1.75 करके, डायरेक्ट मटेरियल 0.4, डायरेक्ट वेजेस 0.25। It is anticipated that the other variable cost per unit will be same as for product A। बोल रहा है कि ये anticipated है कि other variable cost per unit जो है वो same will be same as for product A। product A के लिए जितना होगा product C के लिए भी other variable cost वैसे ही चार्ज करना है। प्रिपेयर करने क्या बोला है? A budget to present to the management showing the current position and position of 22-23, comment on the comparative result। बोल रहा है कि करंट पोजीशन और 22-23 का पोजीशन, यानी ए बी के साथ सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो क्या सिचुएशन होगा, और 22-23 का जो करंट पोजीशन है उसका मतलब यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ दिया है 21-22। अच्छा, 21-22 में जैसे कि हम लोग क्या प्रोड्यूस करते थे? ए बी। और अभी 22-23 में प्रोपोज्ड है कि हम लोग ए बी के साथ सी भी प्रोड्यूस करेंगे। तो दोनों का कंपैरिजन करके हमें देखना है कि सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके हमारा क्या बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करके होगा।
यहाँ पर कॉलम वाइज हम लोग पूरा चीज को प्रेजेंट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बजट शोइंग current position and position for 22-23। करंट पोजीशन यानी कि 21-22 और जो प्रोपोज्ड पोजीशन है वो 22-23 के लिए है, तो 22-23 के लिए हमें बताना है और कंपैरिजन करना है। तुम लोग दोनों को पास पास कर लेते हैं तो कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगा। अगर तुम लोग का जगह नहीं है तो नीचे नीचे भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर्स 2021 और 2021 लिख दिया गलती से 21-22 22-23। अच्छा, यहाँ प्रोडक्ट हो रहा था ए बी और टोटल, यहाँ प्रोडक्ट बन रहा था ए बी और सी और टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अगर हमें कंपेयर करना है तो क्या कंपेयर करके बताना है, बेसिकली प्रॉफिट वगैरह क्या हमारा ज्यादा होगा, क्योंकि सेल बोल रहा है ना कि प्रोडक्शन करने के बाद सेल्स वैल्यू कम हो जा रहा है। सेल्स वैल्यू नहीं, मतलब बोल रहे डिमांड कम हो जा रहा है तो सेल कम हो जाएगा, तो हमें डिफरेंस अगर कुछ देखना है तो फिर प्रॉफिट वगैरह का ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल्स यूनिट में। ठीक है, ए प्रोडक्ट पहले कितना सेल होता था, ए प्रोडक्ट पहले सेल हो रहा था, ये देखो 2 लाख और बी 1 लाख, 2 लाख और बी 1 लाख। इसको टोटल कॉलम में नहीं देंगे क्योंकि टोटल कॉलम में इसको हम लोग दोनों मिला के नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अलग अलग ही चाहिए। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीस, देखते हैं कितना हो जाएगा। ए प्रोडक्ट का 2 और बी प्रोडक्ट का 3.5, 2 और 3.5, यहाँ मैंने एक लाइन लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग लिखते हैं सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू रुपीज में। ठीक है, कैसे निकलेगा, 2 लाख इंटू 2 4 लाख, अगर 2 रुपीज करके सेल हो रहा है 2 लाख यूनिट का उतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3,50,000। इसका हम टोटल कर देते हैं, टोटल सेल वैल्यू हो जाएगा 7,50,000। ठीक है, अच्छा ये सेल वैल्यू निकल गया, इसको भी हम कर लेते हैं क्लोज। इसके बाद लिखेंगे जो एक्सपेंसेस है वो लिखेंगे, जैसे एक्सपेंसेस में डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, सबसे पहला एक्सपेंस हम लोग का आएगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना है, यहाँ तो टोटल में दिया है, नीचे दिया हुआ है, ये देखो डायरेक्ट मटेरियल 0.5 और 0.75, तो ना हमने ऐसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं 0.5 और यहाँ पर स्लैश देके 0.75, मतलब पहले वाले के लिए 0.5 एप्लीकेबल हो रहा है और दूसरे वाले प्रोडक्ट के लिए 0.75, तो 2 लाख का 0.5 मतलब 1 लाख, 50% हो रहा है ना, तो 1 लाख हो जाएगा। और 1 लाख का 0.75 यानी 75,000, और इन दोनों का टोटल करने से आ जाता है 1,75,000। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल के बाद देखते हैं क्या होगा, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस ये भी पर यूनिट बेसिस पे है, 0.25 और 0.50, 0.25 और 0.50, तो कितना कितना होगा हम देखते हैं। 0.25 का मतलब 2 लाख का 25%, 2 लाख का 25% कितना हो जाएगा, 2 लाख का 25% हो जाएगा 1/4, मतलब 50,000, और 1 लाख का 50% यानी भी 50,000, 50,000 प्लस 50,000 ये हो जाएगा हम लोग का 1 लाख। डायरेक्ट वेजेस हो गया। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस के बाद वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिर जो खर्चा आ रहा है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कैसे होगा, बोल रहा है कि डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज में ही हमें लगाना है, मतलब जैसा डायरेक्ट वेजेस होगा वैसे ही वेरिएबल ओवरहेड होना चाहिए। अच्छा, तो कितना लिखेंगे, देखो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ये देखो हम लोग का यहाँ पर तो 21-22 का टोटल में तो दिया हुआ ही था, हम लोग प्रोडक्ट वाइज उसे अलग करके लिख रहे हैं। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये देखो 1,75,000 मेटेरियल का निकल के आया, ये देखो
1 लाख हम लोग का वेजेस का निकल के आया। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड टोटल 1 लाख है, क्योंकि इसका हमें बाइफर्केशन नहीं बोला है, तो हम लोग ये टोटल को पहले लिख लेते हैं और बोला है उसे ऐसे एब्सॉर्ब करवाओ जैसे डायरेक्ट वेजेस का डायरेक्ट वेजेस कितना है 50,000, ठीक है। ए प्रोडक्ट में और बी में 50,000 है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, कैसे हम लोग देखेंगे, मतलब रेशियो में भी कर सकते हो 1:1, ठीक है। 50,000 वेजेस के बेसिस पे, तो बेसिस ऑफ वेजेस, ठीक है, बेसिस ऑफ वेजेस, तो वेजेस 1:1 है, यानी 1/2 1/2, तो 1 लाख का हाफ 50,000 और 1 लाख का हाफ 50,000, मतलब वेजेस बेसिस पे, मतलब परसेंटेज करो या रेशियो करो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा वही 50,000 वेरिएबल ओवरहेड हो गया। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड के बाद है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आ जाएगा अदर वेरिएबल कॉस्ट। हम पहले सारे वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं। अदर वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा, अदर वेरिएबल कॉस्ट कैसे लेना है वो हमें नीचे बता दिया था। टोटल कितना है 80,000 है, ये देखो टोटल कॉलम में लिख सकते हैं हम लोग 80,000 होगा। और इसका बाइफर्केशन कैसे करेंगे उसके लिए हमें यहाँ पर नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 0.25 और 0.30 करके हमें लेना है, 0.25 और 0.30। तो 0.25 होने से 50,000 होगा, देखो पहले भी बात है तो वहां से लिख सकता है, 1 लाख का 30% यानी 30,000 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 लाख यूनिट था ना, ये देखो, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाता है 50 और 30 मिला के 80। अब हम लोग ये टोटल करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि इसके बाद और कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 1 लाख और ये 2,50,000, ये आ रहा है 2,50,000। अच्छा, 50 और 50 1 लाख और यहाँ पर हो गया 70 और 30 1 लाख 2 लाख, यहाँ पर 5,000। अच्छा, अब ये देखते हैं 1 लाख 1 लाख 1 लाख 2 लाख 3 लाख 80 और 75, 3 लाख 80 और 75 टोटल हो जाएगा, सॉरी मैंने सिर्फ 75 लिख दिया, 4,55,000, ठीक है, 4,55,000 ये हम लोग का आ जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम लोग निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके, ठीक है। तो सेल्स कितना है 4 लाख, 4 लाख से माइनस करेंगे ये वाला 4 लाख माइनस 2,50,000 1,50,000 हो जाएगा, और 3,50,000 माइनस 2,05,000 ये पहले कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है 7,50,000, 2,95,000 आ रहा है, और 2,05,000 माइनस, मतलब 3,50,000 पहले लिखना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। 145, ये नेगेटिव नहीं आ रहा है, वो मैंने डेटा आगे पीछे लिखा है ना, इसीलिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का हमारा वैल्यू जो है ये निकल के आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर फिक्स्ड जो भी खर्चे है वो लिखने के बाद प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं फिक्स्ड खर्चे क्या है। फिक्स्ड खर्चे है यहाँ पर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख बोला है और फिक्स्ड कॉस्ट 80,000 बोला है। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। अब ये देखो ये टोटल में ही लिखना पड़ेगा, फिक्स्ड खर्चे को हम लोग प्रोडक्ट वाइज डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो टोटल, अगर प्रोडक्ट वाइज दिया हुआ रहता तो बात अलग था, लेकिन इसको हम लोग कैसे अपोर्शन करें उसका तो हमें कुछ बोला नहीं है, तो ये हम लोग टोटल में लिख देंगे। और एक फिक्स्ड कॉस्ट है 80,000 का, अदर फिक्स्ड कॉस्ट 80,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा ये निकाल लेते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया 1,80,000, ठीक है। तो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट जो है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,95,000 माइनस 1,80,000, 1,15,000। 1,15,000, ठीक है। ये हो गया मेरा प्रेजेंट कंडीशन, कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो भी इन्होंने चेंजेस डाला है कि ए बी के साथ सी भी प्रोड्यूस करेंगे तो क्या कंडीशन होगा उसके बेसिस पे मुझे करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, जब ए बी के साथ सी भी प्रोड्यूस हो रहा है तो
ए बी का क्वांटिटी कितना हो जाएगा, ए बी के साथ सी इसीलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि फ्यूचर में ए का प्रोडक्शन 25% कम हो जाएगा, बी का 50%। अगर ए का 25% कम हो जाएगा तो ए का प्रोडक्शन कितना होगा, 2 लाख का 25% कितना होता है, 2 लाख का 25% 50,000। अच्छा तो 50,000 से कम कर दो, 2 लाख का सेल 50,000 से कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 150, ठीक है 150 हो जाएगा। ये तुम लोग वर्किंग नोट बना लेना, ठीक है, कैसे करके कम किया मैंने, ये बाद में नहीं तो याद नहीं रहेगा। और 1 लाख का 50% कम हो जाएगा, मतलब जो सेल पहले 1 लाख होता था अभी कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, ठीक है। और सी को जो प्रोड्यूस करेंगे वो 2 लाख यूनिट पे प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 लाख यूनिट, ठीक है। अच्छा अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट देखते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है सी का है 1.75, यहाँ मिल गया तो लिख लेते हैं, सी का है 1.75। अच्छा बी का बी बोल रहे सॉरी, ए बी दोनों का ही तो चाहिए ना, ए और बी का सेलिंग प्राइस में तो कोई चेंजेस नहीं बोला था, तो सेलिंग प्राइस एज इट इज रहेगा 2 और 3.5। तो देखो कितना आएगा, 2 रुपीज होने से 3 लाख और 3.5 होने से ये जरा देखो कितना आ रहा है 175। कैलकुलेशन ही है, बाकी तो कुछ नहीं है। और 2 लाख इंटू 1.75 ये कितना आएगा 3.5 इंटू लैख, मतलब 3,50,000 होगा। अच्छा इसका टोटल करते हैं 3.5 कितना हो जाएगा 3 लाख और 8 लाख 25,000। 25,000, हाँ 8,25,000, ठीक है। ये तीनों का टोटल करने से 8,25,000 आना चाहिए, हो गया। अच्छा अब इसको भी कर लेते हैं कवर, ठीक है। अब बाकी डेटा को हमें लिखना है, हम यहाँ से देख देख के लिख रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल 0.5 करके ए का, तो 1,50,000 का 0.5 कितना होगा बोलो, आधा, 1,50,000 का आधा, 1,50,000 का आधा कितना हो जाएगा 75,000, हाँ। और 50,000 का 0.75 कितना होगा 75%, 37,500। 37,500। और सी का कितना होगा, सी का जो है वो बोला है 0.40 करके, जो कि हम यहाँ लिख नहीं पाए, ठीक है। तो तुम लोग जब प्रेजेंटेशन करोगे दोनों को ना अलग अलग कर लेना। तो क्या होगा कि यहाँ पर मैंने सी का लिखा नहीं है ना, क्योंकि फिर यहाँ पर भी पर यूनिट बना लेना चाहिए था, जो कि अभी तो मैंने नहीं बनाया, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग बस प्रेजेंटेशन अपना ऐसा करना 21 22 को अलग कर लेना, 22 23 को अलग कर लेना, तो फिर ये यूनिट लिखने में दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही करके सी का यूनिट भी इसके पास में लिख देना, इसको नीचे बना लेना, मतलब दोबारा से ये लिखना पड़ेगा। अभी हम जो है यहाँ से देख के ही करवा देते हैं ताकि क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाए। कुछ वैसा खास तो है नहीं, बस कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। तो 0.40 करके 2 लाख यूनिट का कितना होगा, मतलब 2 लाख का 40% 80,000 होगा। अब ये सब का टोटल मुझे बताओ एक बार कितना होता है, 37,500 प्लस 75,000 1 लाख 1,92,500। अच्छा 1,92,500, हाँ ठीक है यही वाला होगा। अच्छा अब देखो वेजेस का 0.25, 1,50,000 का 0.25 कितना होगा, 0.25 मतलब 1/4 होता है, 1,50,000 का 1/4 कितना होगा, मतलब 1/4। ये हाफ है, इसका भी हाफ, मतलब 37,500। हाँ 37,500। और 50,000 का 50%, ये तो 25,000 हो जाएगा। अच्छा वेजेस यहाँ पर देखते हैं, सी का वेजेस कितना है, बोल रहे 0.25 पर यूनिट, तो मतलब 1/4 25%, 2 लाख का 25% कितना होता है 50,000 ना, 50,000 होता है। 50 और 25 75 और ये टोटल कितना होगा 1,12,500। अच्छा 1,12,500 होচ্ছে। अच्छा अब नेक्स्ट देखो वेरिएबल ओवरहेड वेजेस बेसिस पे लगाना है, ठीक है। तो वेरिएबल ओवरहेड अगर वेजेस बेसिस पे लगाना है, जितना जितना वेजेस है उतना उतना ही वेरिएबल ओवरहेड होगा, इसका मतलब तो वही होता है ना। तो फिर यहाँ पर भी 37,500 होगा, यहाँ पर 25,000 होगा,
यहाँ पर 50,000 होगा और यहाँ पर टोटल में 1,12,500 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर बोला है अदर वेरिएबल ओवरहेड जो कि 0.25 है ए के लिए, तो 0.25 मतलब 37,500 होगा, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने 0.25 पे देखा है कितना कैलकुलेशन आ रहा है। और 0.30 50,000 यूनिट के लिए तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 0.30 मतलब 15,000 होगा। अच्छा, और ये जो सी है उसमें हम लोग का ये डेटा कितना होगा देखते हैं। It is anticipated that the other variable cost per unit will be same as for product A. अच्छा, other variable cost जैसा A का था वैसा C का होगा, मतलब 0.25 करके 0.25 इंटू 2 लाख कितना होगा, 2 लाख का 0.25 1/4 मतलब 50,000 ना है, 50,000 होगा। अच्छा, अब इसका टोटल करने से 50 65 और ये कितना हो जाएगा, कितना होगा 500। अच्छा 1,02,500। ठीक है, ठीक है। से बारे ये सबको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने से आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो एक एक कॉलम ऐड करते हैं। देखो 50 50 50 1.5 और 80 मतलब 230। ये तो मैंने ओरली कर लिया, बाकी एक बार देखो 50 25 25 50 50 और 15 मतलब 65 और 37,500। हम लोग कोई दूसरा कॉलम कर 1,02,500। मैंने तो ये दोनों कर दिया, तुम लोग कोई ये दोनों में से करो। अच्छा 30 से 5,20,000। ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो ऐसे करो 37,500 3 टाइम्स है, तो 37,500 इंटू 3 कर लो, जितना भी आ रहा है प्लस 75 187,500। हाँ 187,500 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे कंट्रीब्यूशन, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब 3 लाख माइनस 187,500 माइनस 3 लाख करते हैं 1,12,500। अच्छा, 175 माइनस 1,025,000 72,500। अच्छा, ये 350 और 230 कितना होगा 12 मतलब 120 1,20,000। और ये एंड में ये वाला देखो किए हो 825 और 520 3,05,000। फिक्स्ड ओवरहेड देखो, फिक्स्ड ओवरहेड का तो हमें कोई चेंजेस नहीं बोला है, वैसे भी यूनिट प्रोडक्शन चेंज होने से फिक्स्ड ओवरहेड चेंज नहीं होता है, तो ये 1 लाख ही रहेगा और ये 80,000 ही रहेगा। और 1 लाख और 80,000 दोनों को मिलाने से सेम वही 1,80,000 ही रहेगा। अब प्रॉफिट देखो कितना होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस ये वाला मतलब 3,05,000 माइनस 180 125। चलो इनका सेल बढ़ गया, देखो पहले से प्रॉफिट बढ़ गया, सेल बढ़ गया बोल रहे गलती से, प्रॉफिट बढ़ गया है। देखो पहले ये लोग ए बी प्रोडक्ट बना के 1,15,000 का प्रॉफिट कमाते थे, लेकिन अभी अगर ए बी का सेल कम भी हो जाता है तो ये लोग 1,25,000 प्रॉफिट कमाएंगे, मतलब लगभग कितना ज्यादा कमाने वाले हैं -115। ओवरऑल 10,000 का प्रॉफिट जो है ये एक्स्ट्रा कमाने वाले हैं। तो रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि ये सी का प्रोडक्शन जरूर से करना चाहिए इनको। कमेंट ऑन द कंपैरेटिव रिजल्ट, तो कमेंट क्या रहेगा हमारा, कमेंट यही रहेगा कि जरूर से इन्हें सी प्रोड्यूस करना चाहिए, अगर ये कर पाते हैं तो डिसीजन इनका सही है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट थोड़ा लिखवा देते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सी इज likely to increase profit by कितना आया था 10,000। ठीक है, 10,000 से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। 125 करेंटली नहीं मतलब फ्यूचर में हो सकता है, करेंटली चल रहा है 115, जबकि ये सिर्फ ए और बी प्रोड्यूस कर रहे हैं इन 2022-23 as
compared to 2000, अच्छा कौन सा ईयर दिया हुआ था, 22-23, और ये जो दिया हुआ था 21-22, ठीक है, 21-22, therefore product C is recommended. Product C is रिकमेंडेशन हम लोग दे सकते हैं इनको कि आप लोग प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस करो, आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है, ऐसे करके डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये देखो, ये बजट से पता चल गया कि प्रोडक्ट्स ही ये लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, तो हम लोग का यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, उसमें 7 वाला छोड़ के बाकी सभी हम लोगों ने कर लिया। अब एक काम करते हैं, 7 के साथ हम बाकी कुछ ऐड कर देते हैं, जो कि तुम लोग चाहो तो खुद से एक बार देख सकते हो। इससे क्या होता है, जब हम करवाएंगे तुम लोग को रिलेट करने में और भी आसानी होगा। इलास्ट्रेशन 5 क्वेश्चन 1, ठीक है, इलास्ट्रेशन 5 क्वेश्चन 1, ये 3 हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये 3 हम होमवर्क में दे रहे हैं। ये तुम लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो। बाकी जो है हम लोगों ने 4 क्वेश्चन, हाँ बोलो। क्वेश्चन नोट हो चुका है। आवाज जो है कट जा रहा है, और एक बार बोलोगे। क्वेश्चन 1 देखा হয়ে গেছে हो चुका है। क्वेश्चन 1 हो गया ना, अच्छा अच्छा, क्वेश्चन 1 हो गया, अच्छा ठीक है, तो इसको हटा दो, क्वेश्चन 1 को हटा दो। इलास्ट्रेशन जो है 7, अच्छा ये एक सेकेंड, तो फिर क्वेश्चन 1 नहीं, इलास्ट्रेशन 5 मैंने दिया ना इसके बाद, हाँ इलास्ट्रेशन 5 दिया है, क्वेश्चन 7 ये तो दिया हुआ ही था। अच्छा एक सेकेंड, और एक क्वेश्चन हम देते हैं, और एक कौन सा दिया जा सकता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी में से दे सकते हैं। ये 6 नंबर वाला देख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये ऐड कर, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन ऐड कर, ये ट्राई करके देख सकते हो। जैसा हम लोगों ने किया है वैसा ही है, लेकिन सारे अलग अलग टाइप होते ही है, कॉस्ट में वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन होता है इसीलिए। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।